Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe. आज हम करने वाले हैं जोल्वेरिन को। जोल्वेरिन का जो क्वेश्चन है कई बार डेफिनेशन में हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, तो जोल्वेरिन को हम लोग समझेंगे पहले। द जोल्वेरिन और German Custom Union was a coalition of German states formed to manage traffic and economic policy within their territory. जोल्वेरिन या फिर जर्मन कस्टम यूनियन जो है एक तरह का एक ग्रुप था जो कि जर्मन स्टेट्स के द्वारा बनाया गया था, और बेसिकली इसको बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो ये था कि जो उन अलग अलग देशों की टेरिटरी है वहाँ पर व्यापार और वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर की जा सके, आपस में जो व्यापार है वो स्मूथली चले, इसके लिए जोल्वेरिन को बनाया गया था। दिस यूनियन ऑर्गेनाइज बाय द 1833 जोल्वेरिन ट्रीटीज एंड फॉर्मली स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1834। इसका जो यूनियन ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1833 में ऑर्गेनाइज किया गया था। जोल्वेरिन की एक संधि हुई थी उसके द्वारा, और इसे लागू कब से किया गया था? 1 जनवरी 1834 से। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 टू ओनली 2। तो जो पहले अलग अलग यूरोपियन स्टेट के अंदर देखने को मिलती थी कि अलग अलग करेंसीज लगी होती थी, अराउंड 30 इस तरह की करेंसी देखने को मिली। अब इन करेंसी को मर्ज करके सिर्फ 2 करेंसी में ही पूरा व्यापार जो है वो हो जाता था। इट हेल्प टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट। तो इससे किस में हेल्प मिला? जो जोल्वेरिन आया, क्योंकि इससे लोगों को ये पता चल गया जब इकोनॉमिकली वो लोग इकट्ठे एक तरह से बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर उस समय पर 30 के आसपास जो है करेंसीज थी, और उनको यूनाइटेड करके इकट्ठा करके केवल 2 करेंसी जो हैं वो मेन करेंसी बना दी गई थी। तो अब लोगों के दिमाग में ये थॉट आने लगा कि जब इकोनॉमिकली इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं तो पॉलिटिकली वो लोग एक तरह से या अपनी एक नेशन के रूप में उभर सकते हैं। तो नेशनल सेंटिमेंट जो है इससे और ज़्यादा रेज होने शुरू हो गए। अब हम लोग देखते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद जो न्यू कंजर्वेटिज्म था वो किस तरह से आया? देखिए, कंजर्वेटिज्म हमें या तो दिखाई देते हैं 1789 की रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के अंदर, या फिर 1815 में वो दोबारा से जब कंजर्वेटिज्म आया तो वो एक दूसरी बार था जब कंजर्वेटिज्म हमें फ्रांस में देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हु आर कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी में बिलीव करते थे। जैसे कि हमने लुइस 16 के टाइम में पढ़ा था कि चर्च को प्रिविलेज मिली हुई थी, जो नोबल्समैन थे, जो क्लर्जी थे, उन्हें प्रिविलेज मिली हुई थी। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट को सोसाइटी में बहुत अहम रुतबा जो है वो दिया जाता था कंजर्वेटिज्म में। मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाया था, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया हुआ था, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन के जो प्रिंसिपल थे, जो मॉडर्न प्रिंसिपल थे, वो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ देने का काम करते थे। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे कि फ्रांस में कंजर्वेटिज्म आने के बाद भी जो आर्मी थी वो मॉडर्न ही रही, ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी उसी तरह से काम कर रही थी जैसे पहले कर रही थी। तो इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और मॉडर्न आर्मी जो है वो मॉडर्नाइजेशन पहले जैसे हुआ था उसी हिसाब से वो वर्क कर रहे थे, लेकिन अब ये वर्क जो हो रहा था ये कंजर्वेटिज्म के अंडर हो रहा था। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों अपना एक अलायंस बनाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला कर देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, और उसके डिफीट होने के बाद
फैसला लेने का जो काम करते हैं वो वही चार कंट्री करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, रसिया और ब्रिटेन। और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को सेटअप होने देंगे, तो क्योंकि वो लोग भी कंजर्वेटिज्म को कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, तो उन्हें लगता था कि अगर वो यहाँ पर इस तरह का डिसीज़न लेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उनके खुद के कंट्री के अंदर उनको लेकर के रिवोल्ट हो सकता है, उनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पर कंजर्वेटिज्म को इस्टेब्लिश कर देते हैं, यानी कि उन्हीं लोगों को वापस लेके आते हैं जो लुई 16 के टाइम पर फ्रांस के अंदर थे। यूरोपियन पावर मेट एट वियना, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। तो यूरोपियन पावर कौन थे उस समय पर? वही चार देश जिसने कि हमला किया था नेपोलियन बोनापार्ट पर या फ्रांस पर। तो वो लोग मिलते हैं वियना में। वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख। अब ये वियना कांग्रेस जो है ये किसके द्वारा होस्ट की जाती है? ऑस्ट्रेलियन चांसलर के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिख थे। इनका नाम आपको लर्न करना है, ड्यूक मेटरनिख, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते थे या बहुत सारी स्टेटमेंट देते रहते थे। तो इनके स्टेटमेंट की वजह से आपको इनका नाम लर्न रखना है, याद रखना है। ड्यूक मेटरनिख की हम आगे भी कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वियना कांग्रेस को होस्ट जो किया था वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। अब नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस लगाई गई थी या उस संधि के अंदर किस तरह के डिसीजन लिए गए थे वो हम देख लेते हैं। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। अगर हमें याद हो तो 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसमें लुई 16 जो है वो बर्बन डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। तो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर दी जाती है फ्रांस में। तो बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से फ्रांस में लेकर के आते हैं। सेकेंड मेन थिंग, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी अनेक्स अंडर नेपोलियन। अब नेपोलियन ने अपने टाइम पीरियड में युद्ध के द्वारा जितनी भी इसकी टेरिटरी को एक्सटेंड किया था उन सभी को फ्रांस जो है वो खो देता है। यानी कि ये चारों देश कहते हैं कि फ्रांस ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन भी देशों पर हमला करके उनकी टेरिटरी को फ्रांस में शामिल किया था वो फ्रांस का हिस्सा नहीं रहेंगे। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ये स्टेप्स क्या थे? कुछ स्टेट्स इस तरह से बनाए गए जो कि बाउंड्री का काम करेंगे एक देश के बीच में और फ्रांस के बीच में, जिनको हम बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। अगर हम लोग इंडिया के मैप की बात करें और इंडिया के मैप में ही अगर हम लोग चाइना की सिचुएशन को देखें या चाइना जहाँ पर स्थित है वहाँ पर देखें, तो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट का काम मतलब चाइना के, क्योंकि चाइना जो है हमेशा अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश जो है उसने स्टार्टिंग से ही की है। तो नेपाल यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाता है एक बफर स्टेट की। तो अगर कभी भी चाइना को इंडिया पे हमला करना होगा तो वो नेपाल के रास्ते से अगर हमला करता है तो पहले उसे नेपाल को जीतना पड़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में हमें इतना टाइम मिल जाता है क्योंकि हमें पता चल जाता है नेपाल को हरा करके हमारी तरफ ही आएगा, तो हम लोग अपनी आर्मी को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक बफर स्टेट जो है वो दो बड़े देशों के बीच में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी टेरिटरी को वो लोग एक्सटेंड नहीं होने देते या फिर उनकी टेरिटरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बफर स्टेट जो है वो बता पाते हैं कि किसका इलाका या किसका क्षेत्र कहाँ तक स्थित है। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स जो हैं वो सेट किए गए बाउंड्रीज पर, जिन्हें हम बफर स्टेट बोलते हैं। टेरिटरी वर गिवन टू पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। अब चारों ने युद्ध जीता है तो 4 में से 3 कंट्री क्या करती हैं, अपनी अपनी कुछ कुछ क्षेत्र ले लेते हैं। अब पर्शिया को जहाँ से लगा कि वो उसके नियर बाय है, ऑस्ट्रिया को जहाँ से लगा वो उसके नज़दीक है, और रशिया को जहाँ से लगा उससे फ़ायदा हो सकता है, वो अपने अपने हिसाब से कुछ टेरिटरी को अपने अंदर
बांट लेते हैं। पर्शिया को मिला वेस्टर्न पार्ट मिल जाता है, पर्शिया को फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है और रशिया को पोलैंड मिलता है। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट विच हैज़ बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। 39 स्टेट के लिए एक कन्फेडरेशन सेटअप किया था नेपोलियन ने, ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। तो उसको नेपोलियन की इस चीज़ को उनके द्वारा नहीं छेड़ा जाता, उसको बिल्कुल अनटच रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा कहीं ना कहीं सभी को होता है इकोनॉमिकली, तो इसीलिए इस चीज़ को नहीं हटाया जाता। तो इस तरह से आज हमने ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रिवॉल्यूशनरी के बारे में, उनकी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कंजर्वेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जो रहता है उसे भी देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।